सेक्टर में मौजूद हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। आप दोनों का ही स्वागत है। आज के दिन हमने फिर से काफी उठापटक यहां पर बाजार में आते हुए देखी है, लेकिन तपन आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की तेजी यहां पर कच्चे तेल में और बेस मेटल्स में देखने को मिली है, इसके चलते आज आपकी हॉट पिक्स क्या हैं? जी, गुड इवनिंग मनीषा। आज गोल्ड को छोड़ के बाकी सारी काउंट्रीज में हमने पॉजिटिव ट्रेड देखा है। सिल्वर में आज हमने बढ़त देखी है और क्रूड के साथ, क्रूड तो ऑलरेडी बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू है उसमें, लेकिन बेस मेटल्स में भी आज हमने बाइंग देखी है। तो मेरी पहली बेट रहेगी सिल्वर में। तो सिल्वर में 42,100 के करीब बाइंग की जा सकती है। 41,900 का स्टॉप लॉस रख के 42,500 का टारगेट के साथ उसमें सिल्वर में बाइंग की जा सकती है। मेरी दूसरी पिक रहेगी कॉपर में। तो कॉपर में जैसा आपने बताया कि जो रिस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन मेजर्स, उसके ईज होने के कारण स्पॉट डिमांड में जो रिकवरी है तो उसका सपोर्ट कॉपर को मिला है। 403 के करीब कॉपर में बाय की जा सकती है। 401 का स्टॉप लॉस रख के 406 के टारगेट के साथ कॉपर में बाय की जा सकता है। खरीदारी की राय यहाँ पर आज मेटल्स में, कॉपर यहाँ पर टॉप पिक है। बीरेन जी नमस्कार, आपकी एग्रीकल्चर में आज यहाँ पर टॉप पिक्स क्या है? कॉपर में गवार में जून में शॉर्ट प्रेफर करूंगा 3520 पे। 3570 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3420 का टारगेट रहेगा। दूसरा केस्टर में भी मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में 3730 पे स्टॉप लॉस, सेल 3800 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 3620। बीरेन जी आपसे कपास के ऊपर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कॉटन में यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। 5 साल के लोज हमने यहाँ पर कॉटन में बनते हुए देखे हैं। अब इन स्तरों से आपको क्या लगता है, क्योंकि खरीदारी बाजार में नहीं है, एक्सपोर्ट्स नहीं है, स्पिनिंग मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स की तरफ से मांग नहीं है, इन करंट लेवल्स पर 15,000 के स्तर पर अब आपको क्या लगता है कहाँ भाव जा सकते हैं? यहाँ 2 दिन से काफी पैनिक की सिचुएशन है। सीसीआई ने जो बल्क डिस्काउंट में 5,000 रुपया कम कर दिया कैंडी का, तो उसके हिसाब से जो प्राइवेट जीनर्स और कच्चा कपास जो किसानों के पास था, उनकी एग्रेसिव सेलिंग आई है और किसानों को जल्दी कपास निकाल देना है मानसून शुरू होने के पहले, क्योंकि अगर मानसून शुरू हो गया और कपास घर में रह गया तो नई सीजन तक उसको खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एमसीएक्स में और 1,000 रुपया डाउन जा सकता है। वैसे भी फिजिकल में 30,000 के आसपास के प्राइस हो चुके हैं। वो सीजन के टॉप से 30% ऑलरेडी गिर चुके हैं। अभी भी 5% 6% गिर सकते हैं। 5 से 6% की गिरावट यहाँ से भी कॉटन में देखने को मिल सकती है। तो वो ऑफ कोर्स आपके लिए थी टॉप पिक्स और मेजर मूविंग कमोडिटीज, लेकिन अब डालेंगे मंडी की खबरों पर एक नजर। देश में लॉकडाउन के कारण खाने के तेलों की डिमांड में कमी आई है, जिससे इनके इंपोर्ट पर भी कमी देखने को मिली है। अप्रैल की अगर बात करें तो खाने के तेलों का इंपोर्ट 34% गिरकर 7,90,000 टन रहा है। रेस्टोरेंट्स और होटल बंद होने से पाम तेल के इंपोर्ट में ज्यादा गिरावट आई है, लेकिन सोया और सनफ्लावर तेल का आयात बढ़ा है। आगे खाने के तेलों को लेकर क्या आउटलुक रह सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एससीए के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। चतुर्वेदी जी नमस्कार। आपको क्या लगता है, लॉकडाउन की जो चिंताएं थी, क्या वो हम एज ऑफ नाउ उसका इम्पैक्ट फैक्टर इन कर चुके हैं भावों में, या आगे और कमी की उम्मीद है डिमांड को लेकर, और आगे प्राइसेस का व्यू अब क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? थैंक यू मनीषा जी। कोरोना ने हम लोगों को रोज नई नई चीजें सिखा रहा है और दिखा रहा है। शुरू में तो ये लग रहा था कि बाजार टिक जाएंगे, तो अब लग रहा है कि बाजारों का टिकना भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। डिमांड कॉन्ट्रैक्शन इतना जबरदस्त हुआ है, ये जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल तकरीबन खत्म सा हो गया है, और इसका इफेक्ट पाम के ऊपर इतना जबरदस्त हुआ है। और पाम में एक डबल वैमी दूसरा ये हुआ है कि जो क्रूड प्राइसेस जो हैं इतना जो दब गए हैं, तो जो डाइवर्जन था बायोडीजल में वो भी नहीं हो रहा जी। और सेम गोज विद सोया ऑयल भी। सोया ऑयल भी जो ब्राजील में जाया करता था बायोडीजल के अंदर, आज की तारीख में उसको बायोडीजल में डाइवर्ट करना थोड़ा नुकसानदेह आइटम हो गया है। तो ये सारे फैक्टर्स लेने के बाद और प्लस इफेक्टिवली डिमांड कॉन्ट्रैक्शन तो है ही है जी। तो ये सब चीजें बाजारों को इस लेवल पे भी रोकने में थोड़ा सा तकलीफ दे रही हैं। हम लोगों को लग रहा था कि अप्रैल में
डिमांड बहुत अच्छी थी। बाद में ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि लोगों को लॉकडाउन का थोड़ा फिक्र थी, तो ज्यादा उन लोगों ने स्टॉकिंग करी इंडिविजुअल्स ने। पर इस महीने वो डिमांड थोड़ी सी पीटर डाउन होती दिख रही है। जी, तो अतुल जी आगे जाके फिर क्या लगता है, क्या ये मांग यहाँ से और भी गिर सकती है? क्योंकि मॉनसून बेहतर होने की उम्मीद है, फसल अच्छी है, जो रबी को लेकर बाजार को लग रहा था, क्योंकि बारिश पिछले बार भी अच्छी हुई थी, तो काफी पॉजिटिव फूड ग्रेन के यहाँ पर आंकड़े, एडवांस एस्टिमेट्स वगैरह हमने आते हुए देखे हैं। तो आगे जाकर अब किस तरह की अवेलेबिलिटी रह सकती है, मांग और भाव आपको कैसे नजर आते हैं? देखिए, जहां तक एडिबल ऑयल्स का सवाल है, हिंदुस्तान में अवेलेबिलिटी की तो कोई इशू है ही नहीं जी, पर जो डिमांड है वो चूंकि इतनी जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो इसलिए प्राइसेस को सपोर्ट अभी नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों का ये मानना है कि हम लोगों ने थोड़ा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस किए थे कि इस साल हो सकता है कि इंपोर्ट जो है जी, लास्ट ईयर में 15 मिलियन 150 लाख टन हुआ था, इस साल हम लोग सरप्राइज नहीं होंगे कि 13 मिलियन या 130 लाख टन से भी कम इंपोर्ट हो जाए। और वो आंकड़े ऑलरेडी दिखाई देने लगे हैं कि अगर अपने अप्रैल तक की पिक्चर देखें जी, तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन का इंपोर्ट कम हुआ है बिटवीन नवंबर टू अप्रैल। और अतुल जी अगर हम डिमांड की बात करें तो आप कैसे देखते हैं मार्च और अप्रैल को, किस तरह का मंथली कंजम्पशन यूजुअली एडिबल ऑयल्स का रहता है, और इस वक्त क्या कमी के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या नंबर्स हैं? देखिए, रफली अबाउट 2 मिलियन टन के आसपास का मंथली कंजम्पशन होता है हिंदुस्तान खाने के तेलों का। जी, खाने के तेलों का। इस पीरियड में हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो पाम है वो करीबन 3.5 से 4 लाख टन उसका कंजम्पशन मंथली गिरा है। ओके, तो अगर जो 7 लाख टन के आसपास का इंपोर्ट होता था वो इस समय 3-3.25 लाख टन के लेवल पे आ गया है। जी, और पाम ही एक ऐसा तेल है जो आउट ऑफ होम कंजम्पशन में जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि पाम नॉर्मली लोग घर में तो डायरेक्ट पाम लाते नहीं है। जी, तो इसके लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि सॉफ्ट ऑयल सपोर्टेड हैं, बट पाम ऑयल वर्ल्ड वाइड इज इन ट्रबल in terms of both pricing as well as quantitative। तो ये सिनेरियो अभी कोई बदलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि बायोडीजल में भी जो डाइवर्जन था वो भी अभी इंडोनेशिया और मलेशिया को उसको मैंडेट को लागू रखना एक थोड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल इतना नीचे हो चुका है जी, कि अगर जितना आप डाइवर्ट करेंगे उतना ज्यादा नुकसान अपने बुक्स में बुक करेंगे। यानी कि सीन सब जगह है। यानी कि तेजी की फिलहाल यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है। मार्च का महीना अच्छा नहीं गया, ना ही अप्रैल का, और मई में कोई ऐसी बहुत चेंजेस आएंगे फिलहाल इसकी उम्मीद यहाँ पर नहीं है। अतुल चतुर्वेदी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खाने के तेलों पर अपनी वो राय देने के लिए। बात अब यहाँ पर हम करेंगे दालों की, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रोक्योरमेंट जारी है। चने की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है, निचले स्तरों पर खरीदारी और सरकारी खरीद अच्छी रहने से यहाँ पर प्राइसेस में मजबूती है। माना यह जा रहा है कि इस साल सरकार करीब 27 लाख टन दलहन की खरीदारी करेगी। चने और दूसरी दालों को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, सप्लाई की क्या पोजीशन है, हमारे साथ दलहन कारोबारी सुनील बलदेवा जुड़े हैं दिल्ली से। सुनील जी नमस्कार। दालों को लेकर आपको क्या लगता है? अभी हम अतुल चतुर्वेदी जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि खाने के तेलों की मांग तो यहाँ पर घटी है, पिछले 2 महीने कुछ बेहतर नहीं हुए, भावों में कुछ रिकवरी आएगी ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन दालों को लेकर डिमांड में और भावों में अब क्या स्थिति है? दालों में यदि डिमांड की बात करें तो डिमांड काफी कम है, क्योंकि कुछ सरकार फ्री के कोटे से दे रही है, गरीबों को सरकार दे रही है, और जो समर्थ लोग हैं वो करीबन 2 महीने का, लॉकडाउन से पहले 2 महीने का स्टॉक करीबन कर चुके हैं। तो इस कारण अभी यदि हाल फिलहाल देखें तो मुझे लगता है तेलों में भी डिमांड इसीलिए कम है, दालों में भी डिमांड इसीलिए कम है। लेकिन 15 मई के बाद मुझे लगता है कि दालों में डिमांड दोबारा आएगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो लोगों का स्टॉक खत्म हो गया वो दोबारा माल लेने आएंगे। जहां तक मैं बाकी दालों की बात करूं तो सारी दालें लगभग एमएसपी के आसपास है, लेकिन चने की बात करूं तो चना करीबन 1000 रुपया नीचे बिक रहा है मंडी में, और नई अराइवल हो रही है। नई अराइवल मसूर की भी हो रही है, चने की भी हो रही है, लेकिन मसूर एमएसपी से ऊपर बेच रहे हैं, चना जो है एमएसपी से नीचे बिक रहा है। और 1000 रुपए नीचे बिकने की वजह से सरकारी खरीद 30 तारीख से एमपी में चालू हुई है और 1 तारीख से राजस्थान में चालू हुई है, और धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ रही है। पहले सरकारी खरीद
5,000 टन रोज की हो रही थी, तो अभी यदि हम 3 या 4 तारीख के आंकड़े देखें तो करीबन 20,000 टन की खरीदी हुई है। और सेंटर की बात करें तो राजस्थान ने करीबन 290 सेंटर पिछले साल थे, तो 670 सेंटर बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और किसानों को किसी भी प्रकार में माल बेचने में असुविधा ना हो। ऐसे यदि हम एमपी की बात करें तो 3300 सेंटर से बढ़ा के उन्होंने 5,000 सेंटर किए हैं। मैंने सरकार को ये सुझाव दिया था कि इस बार खरीदी जो है ग्राम पंचायत स्तर पे होनी चाहिए, जो सुझाव कुछ हद तक माना गया और उन्होंने ये कहा कि इस बार तो ये संभव नहीं है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हम इसको ग्राम पंचायत में किसानों की खरीदी हो माल की, इसमें हम स्तर पर ले जाना चाहेंगे। यदि वो हो जाता है तो किसानों को काफी सुविधा हो जाएगी और माल बेचने में जो कठिनाइयां आ रही है वो नहीं आ पाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगा और जो अभी दूसरी संस्थाओं से लेने में कई किसान झिझकते भी हैं, पैसों का भी दिक्कत रहता है। अभी पेमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, सरकार का पेमेंट भी 3 दिन से 7 दिन के भीतर हो रहा है। तो मुझे ये लगता है 1,000 रुपए के डिफरेंस में अब किसान जो है, जो ही उनके खातों में पैसे आने लगेंगे तो किसान जो है वो मंडियों में माल लाना कम कर देगा। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि ओपन मार्केट में अवेलेबिलिटी चने की कम हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि 4500-4600 चने मंडिया के भाव जल्दी मई या जून तक हो जाने चाहिए। चले, यानी कि मिड मई से 15 मई से यहाँ पर खरीदारी फिर आने की उम्मीद है। कुछ सपोर्ट यहाँ पर दालों में आता हुआ लग रहा है। खाने के तेलों में बहुत ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है, लेकिन दालों में हल्की सी खरीदारी है क्योंकि लोग खरीदेंगे, किसान शायद बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं करेगा और क्योंकि सरकारी प्रोक्योरमेंट भी है तो ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पर सपोर्टिव रहेंगे। सुनील बलदेवा जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बीरेन जी, आपको क्या लगता है, आपने वो पूरी चर्चा सुनी, खाने के तेल और चने में अब आपको आगे जाके किस तरह के प्राइस व्यूज नजर आते हैं? चना में इन्वेंट्री काफी है, पुरानी इन्वेंट्री भी है। 2 महीने पहले डिमांड जो पैनिक बाइंग थोड़ा था लॉकडाउन के पहले, सब लोग अपनी इन्वेंट्री, हाउस होल्ड इन्वेंट्री रिस्टोर कर रहे थे, वो सप्लाई अभी तो चल रहा है। अब लॉकडाउन कैसे खुलता है, कहाँ ऑरेंज रेड ग्रीन जोन में, तो थोड़ी वापस बाइंग आएगी, बट अपसाइड लिमिटेड लग रहा है क्योंकि परचेसिंग पावर बहुत डिसरप्ट हो चुका है। तो लोग काफी, स्पेशली मिडिल क्लास का परचेसिंग पावर का डेंट देखते हुए कोई लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है, तेलों में भी और दलहन में भी। ऑलराइट, यानी कि कुछ कंसोलिडेशन स्तरों में देखने को मिलेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल आप यहां पर ना करें। लेकिन आने वाले दिनों में प्याज और दूसरी सब्जियों की सप्लाई में कमी हो सकती है। दरअसल में कोरोना वायरस के 2 नए मामले मिलने के बाद लसल गांव एपीएमसी को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, जिससे प्याज की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सोमवार से ही नेफेड ने मंडी में प्याज खरीदारी शुरू की थी, लेकिन इस आदेश के बाद अब प्रोक्योरमेंट में वहां पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा वाशी एपीएमसी में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण प्रशासन ने कारोबार को सीमित कर दिया है, जिससे सब्जियों की सप्लाई में आगे जाके कमी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौटेंगे तो दर्शकों के सवाल हमारे साथ शामिल करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। समय हो चला है जब हम अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं और इमरान तंबोली नासिक से अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम, ये सोयाबीन के भाव कब बढ़ेंगे, क्या चांसेस है? बीरेन जी, हमने सोयाबीन पे अभी यहाँ पर चर्चा की और कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन कारोबारी हैं इमरान, इनके लिए आपकी क्या राय है? क्या लगता है सोयाबीन के भाव क्या रेंज रह सकती है आगे? फिलहाल सीमित दायरे में रहेगा, बट यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड कम है क्योंकि नई फसल आने में अभी भी 4-5 महीना लगेगा और इन्वेंट्री थोड़ी कम है। क्रशिंग मार्जिन भी अभी अच्छा है डोमेस्टिक मार्केट में। दायरे में रह सकता है, लेकिन नीचे बहुत भाव नहीं गिरेंगे इमरान, यानी कि अगले 3-4 महीने में, जैसे बीरेन जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गिरावट की फिलहाल उम्मीद नहीं है क्योंकि फसल आने में उतना समय है। सोने पर सवाल है आनंद का बैंगलोर से। आनंद नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम, 44,840 में एक लॉट सेल किया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं आगे के लिए मैडम? 44,840 में एक लॉट सेल किया है, तपन इनके लिए क्या राय है? जी, सोने की अगर ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपकी सेल पोजीशन है तो 46,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और अगर 45,200 के बिलो जाता है तो आपको अपना प्राइस मिल सकता है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं, लेकिन 46,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फिलहाल।
यानी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ यहाँ पर काम करना होगा। एक और एसएमएस भी हमारे पास आया है। संजय बंसल हैं धौलपुर से, जानना चाहते हैं कि मस्टर्ड में ये क्या करें। 200 क्विंटल मस्टर्ड इनके पास पड़ा हुआ है। बीरेन जी, क्या राय है इनके लिए? मस्टर्ड में नाफेड की या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट शुरू हो रही है। एमएसपी से नीचे है प्राइसेस, लेकिन क्रॉप काफी बड़ा है, तो यहाँ भी मुझे 44 यानी 4400 के ऊपर प्राइस नहीं लग रहा है। अगर 4400 के आसपास आता है तो वो स्टॉक ऑफलोड कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। एक और एसएमएस आया है हमारे पास गया प्रसाद जी का झांसी से। तपन, इन्होंने चांदी में 5 लॉट बेचे हैं 42,125 रुपए में। कारोबारी हैं ये, पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्या है इनके लिए राय? जी, चांदी की बात करें तो ओवरऑल अभी भी रेंज बाउंड ट्रेड है, तो उनको अपनी प्राइस मिल सकती है। तो डाउन साइड में 41,800 41,700 की रेंज अगर आ सकती है उनके पास, तो अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर में स्टॉप लॉस फिलहाल की पोजीशन से वेट करें तो 42,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वो खड़े रह सकते हैं। इसी के साथ अपन सोने में आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है, यहाँ पर नियर टर्म रेंजेस कैसे देखते हैं आप? जी, फिलहाल सोने में जो ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो 45,200 और 46,000 ये रेंज बरकरार है फिलहाल के लिए। और जो भी जो लॉकडाउन मेजर्स जो है उसमें जो रिस्ट्रिक्शन कम हुए तो उसके कारण एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लेकिन उसके साथ यूएस की तरफ से जो टैरिफ्स बढ़ाने की बात हुई है और यूएस प्रेसिडेंट जैसे चाइना को ब्लेम कर रहे हैं वायरस स्प्रेडिंग के लिए, तो ये भी अनसर्टेनिटी है। और दूसरा, जो नवंबर में इलेक्शन आएगा तो उसका भी एक रिस्क प्रीमियम है प्राइस में। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल साइडवेज टू अप की रेंज सोने में बनी रहेगी। थोड़ा भी करेक्शन आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू रहेगी सोने के लिए। और टारगेट्स की बात करें तो 1800 कॉमेक्स गोल्ड में टारगेट बना के उसमें ट्रेड हो सकता है। चलिए, यानी कि सोने में खरीदारी यहाँ पर जारी रखनी है। डिप्स पे अगर आपको मौके मिले तो यहाँ पर बाइंग पोजीशंस रखें। हमारे साथ अब अनुग जैन जुड़े हैं पानीपत से। अनुग, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि कॉटन का जो हालात अभी चल रहे हैं, कॉटन को देखते हुए ये कितना नीचे तक और डाउन जा सकता है, और इस सब के भाव को देखते हुए आगे इसकी फसल पर क्या असर पड़ेगा? अनुर, बहुत वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि कॉटन को लेके काफी चिंताएं यहाँ पर हैं। हमने लगातार लोअर लोज बनते हुए देखे हैं। 5 साल के लोज पर कॉटन है। बीरेन जी, हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, लेकिन अनुर जानना चाहते हैं कि कितने तक यहाँ पर गिर सकता है और आगे इसका फसल पे क्या इम्पैक्ट रह सकता है? फसल पे थोड़ा स्विचिंग सोयाबीन की ओर जाएगा, ग्राउंडनट की ओर जाएगा, केस्टर की ओर जाएगा। एकरेज मेरे हिसाब से थोड़ा कम होना चाहिए। सुपीरियर कॉटन मेरे हिसाब से यहाँ से अभी भी 1000 रुपया गिर सकता है। और जो फर्दर जिसको बोलते हैं मिडिल ग्रेड, उसमें ज़्यादा गिरावट आएगी। कल तो 21,000 तक भी सौदे हुए थे, तो काफ़ी पैनिक का सिचुएशन है। करीबन पिछले 12-13 साल में मैंने इतना पैनिक कॉटन में नहीं देखा है। बीरेन जी, 12-13 साल मतलब इतनी ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आपको क्या लगता है बीरेन जी, कहाँ सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने बहुत बिकवाली देखी है, भारतीय बाजारों में इतनी ज्यादा बिकवाली है। आपको लगता है कि कुछ एक्सपोर्ट के यहाँ पर चांसेस निकलेंगे? सीसीआई प्रोक्योर यहाँ पर जोरदार कर रही है, क्या उन चीजों का कुछ सपोर्ट एट ऑल आएगा? यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर नहीं आया तो काफी खराब हालात होंगे। गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्सपोर्ट्स पे बूस्ट देना चाहिए और इंपोर्ट पे रोक लगा देनी चाहिए, ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए इंपोर्ट पे। यानी कि वो सारे मेजर्स यहाँ पर लेने की जरूरत है सरकार की तरफ से कॉटन पर, अदरवाइज आगे जाके स्थिति और खराब हो सकती है। ऑलरेडी हमने काफी पैनिक यहाँ फैलता हुआ देखा है। लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ हैं ऋतिक जैन जयपुर से। ऋतिक, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम, 150 में नेचुरल गैस शॉर्ट कर रखी है, तो क्या आएंगे प्राइसेस बाद में अभी 1-2 दिन में? तपन, क्या कहेंगे आप, क्योंकि हमने बढ़त यहाँ पर कल आते हुए देखी थी, लेकिन कल के हायर लेवल से आज कुछ मुनाफा वसूली है, 1.5% की गिरावट, लेकिन 157 के लेवल्स अभी भी होल्ड किए हैं। ऋतिक जी ने 150 पे बेचा है, क्या करें इस स्थिति में वो? जी, नेचुरल गैस में क्रूड ऑयल की रिकवरी के साथ हमने बाइंग देखी थी पिछले दिनों में, लेकिन यहाँ से एक करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। अगर 2-3 महीने के व्यू का सवाल है तो वापिस से 148-145 के लेवल्स हमको दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पोजीशन अपनी होल्ड रखिए और 165 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए फिलहाल के लिए और बने रहिए। ऋतिक, आप बने रहिए। प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है कि ये नीचे आएंगे तो आप क्लियरली मुनाफे में यहाँ से निकल पाएंगे। राजेंद्र गुप्ता जी नांदेड़ से अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र जी, नमस्कार, क्या है आपका सवाल?
हेलो जी राजेंद्र जी। नमस्कार मैडम। जी। मैडम मुझे कुकुड़ और कॉटन सीड ऑयल केक में न्यू पोजीशन लेनी है, तो क्या ये लेवल सही है? आप कारोबारी हैं या फिर पोजीशन लेना चाहते हैं सिर्फ? नहीं मैडम, एज ए इन्वेस्टर। एज एन इन्वेस्टर। क्या राय है इनके लिए बीरेन जी? कोकोडॉल में थोड़ी सी हमने खरीदारी पिछले दिनों में आते हुए देखी थी, लेकिन ये पोजीशन बनाना चाहते हैं, ट्रेडर हैं, क्या करें? अवॉइड करना चाहिए, डिमांड काफी कम है और जो साइड के कैटल फीड मार्केट है, मक्का या चना चूरी, वो बेहद कमजोर है, तो मैं इन्वेस्टमेंट प्रेफर नहीं करूंगा इसमें। लेकिन बीरेन जी, क्या इन सरों पर बिकवाली की राय है कि दूर ही रहना चाहिए? एग्रेसिव ट्रेडर है तो 1900 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये राय आपके लिए यहाँ पर है राजेंद्र जी। लेकिन राजेंद्र सिंह जी अब हमारे साथ जुड़े हैं बलोत्रा राजस्थान से। राजेंद्र जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? नमस्ते मैम जी। मैंने जिंक के 5 लॉट लिए थे, 144.30 में सेल किया थे। हाँ जी, 144.30 में जी सेल किए थे। अब होल्ड करूं या बाई कर दो इसको? तपन 5 जिंक के लॉट इन्होंने बेचे हैं 144.30 के लेवल्स पे। इनके लिए क्या राय है? क्योंकि मेटल्स में आज का दिन यहाँ पर बेहतर रहा था, लेकिन आगे चलकर क्या इसी तरह की खरीदारी हम कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे? जी, बेस मिनरल्स में ओवरऑल हम स्टेडी रिकवरी देख सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन वॉलेटाइल कंटिन्यू रहेगा, तो मुझे लग रहा है एक डाउनसाइड रेंज उनको मिल सकती है 149-148 के अराउंड। तो उस लेवल पे एक बार एग्जिट हो जाए। और ओवरऑल जो मैं बोल रहा हूँ कि कॉपर, निकल और जिंक, ये तीन में फ्रंट जो लीडिंग रहेंगे, ये तीन कमोडिटी तेजी के लिए, तो बाइंग उसमें कंटिन्यू रखे, नीचे आने पे पोजीशन एग्जिट करते हैं। ऑलराइट राजेंद्र जी, यानी कि थोड़े से आपको लॉसेस यहाँ पर कट करने होंगे, भाव नीचे जरूर आएंगे, लेकिन शायद आपके लेवल तक यहाँ पर नहीं आए। बाजार को एज ऑफ नाउ वॉच कीजिए और थोड़ा कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड कीजिए। इसी के साथ बीरेन जी और तपन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन सभी दर्शकों की स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए। कमोडिटी कॉल में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज।